हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम एनसीईआरटी क्लास 10th इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर जब हम देख रहे थे तो वहाँ में हमने देखा था कि कैसे जो भोले भाले कस्टमर्स हैं उनको कैसे ये जो रिटेलर्स हैं चूना लगा देते हैं और बाद में जो इनकी जवाबदेही है इससे ये दूर भागते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आते हैं। ठीक है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो एक ओवरव्यू था जस्ट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स बेसिकली क्या होते हैं उसको तो हमने वहाँ पे देखा ही था। उन सभी चीज़ों को ही इन्होंने इंक्लूड किया था 1986 का जो एक्ट था। अब बात क्या है कि पिछले 10 सालों से बात ये चल रही थी कि अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो है ये बहुत ऑब्सोलेट हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए अब इसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। और फिर आपने देखा होगा कि 2011, 15 और 18 में 3 ऐसे प्रयास किए जाते हैं जहाँ पे कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से इसमें चेंजेस जो है टाइम के अकॉर्डिंगली लेके आया जाए, लेकिन ये हमेशा फेल्ड होते रहे। फिर फाइनली क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि 1986 का जो ये एक्ट था इसको ही उड़ा दिया। ठीक है, इसको रिपील करके क्या किया, एक बिल्कुल नए तरीके से नया एक्ट लेके आए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, तो अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है इसको हम डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि पहले जो कोशिश की जा रही थी अमेंडमेंट की बात की जा रही थी और बाद में इस पूरे एक्ट को ही ख़त्म किया गया, तो ये मतलब कि ये क्या बात हुई। देखिए, यहाँ पे बात ये है कि इस बार जो चेंजेस करने थे वो बहुत बड़े लेवल पे होने थे। ठीक है, तो क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस किए जाने थे तो इसलिए इनिशियल एक्ट में कुछ अमेंड करके ऐड किया जाए, उससे ज़्यादा बेहतर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये समझा कि उस एक्ट को ख़त्म करके एक नए सिरे से जो है एक नया एक्ट ही हम लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके पीछे ऑब्जेक्टिव था। देन ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, चाहे इस बार का हो चाहे पहले का, नाम से क्लियर ही है अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है तो उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। एक्ट का ऑब्जेक्टिव स्वाभाविक सी बात है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, यही ऑब्जेक्टिव है। चलिए, तो इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है उस पर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो इस एक्ट में आप देखोगे कि इनने डिफाइन किया हुआ कि कंज्यूमर क्या है। देखिए, इसको ध्यान से आपने देखना है। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर कोई भी पर्सन है, ठीक है, एनी पर्सन है जो गुड्स और सर्विसेज अपने 100% अपने लिए खरीदता है या फिर उसे किराए पे लेता है। ठीक है, पहली बात होगी। अब इस लाइन को आपने इसके साथ कनेक्ट करके देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीदते हो, ठीक है, लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है, कमर्शियल पर्पसेस के लिए अगर आप खरीदते हो तो इसको इस एक्ट के तहत जो है कवर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हो तो इसको कवर किया जाएगा। ये तीनों लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शन जो है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो चाहे टेली शॉपिंग हो, जिस मर्जी टाइप के, अगर हम मार्केट सिस्टम की बात करें, इन सभी को यहाँ पे कवर किया गया है। तो ये एक मेजर चेंज है क्योंकि लास्ट जो एक्ट था 18(6) वाला, वो क्योंकि बहुत पुराना था तो वहाँ पे ये ऑनलाइन टेली शॉपिंग का कंसेप्ट जो था उसको कवर नहीं किया गया था। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो पहला प्रोविजन क्या है इस एक्ट का कि इन्होंने डिफाइन किया कि कंज्यूमर कौन है। ठीक है जी, चलिए, उसके बाद कंज्यूमर राइट्स क्या है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे राइट टू सेफ्टी की बात की गई है, मतलब कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज विच आर हजार्डस टू कस्टमर्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो हमने एनसीईआरटी की बुक में देखा था, जो पहला ही वहाँ पे जिस राइट्स का जिक्र किया गया था वही यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है इस एक्ट में भी कि राइट टू सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि आप कहीं से कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, कोई गुड्स खरीद रहे हो, कोई सर्विसेज आप ले रहे हो, ठीक है, तो ये सेफ्टी की गारंटी होनी चाहिए। उस अगर बुक को आप रीड करोगे एनसीईआरटी की तो वहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं डॉक्टर्स की जो नेग्लिजेंस है, ठीक है, उसको दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने नेग्लिजेंस दिखाई और एक अच्छे खासे इंसान की ज़िंदगी जो थी वो बद से बदतर होगी। ठीक है, तो इस तरीके का नेग्लिजेंस जो है, चाहे वो सर्विसेज के रूप में हो चाहे गुड्स के रूप में हो, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारा राइट है, राइट टू सेफ्टी है। तो पहला कंज्यूमर राइट जो है इस एक्ट में जो मेंशन किया गया है वो क्या है, राइट टू सेफ्टी। ठीक है, दूसरा क्या है, टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपको पता होना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो चीज़ आप खरीद रहे हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, पोटेंसी क्या है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है, प्योरिटी क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो जो लेबल्स लगे होते हैं, कोई भी आप पैकेट खरीदते हो तो वहाँ पे लिखा होता है ना
कि एक्सपायरी डेट कितना है, एमआरपी कितनी है, ठीक है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करे गए हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है ये कोई भी जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर मेंशन होनी चाहिए। ये एक्ट में दूसरा कंज्यूमर राइट के रूप में लिखा गया है। तीसरा क्या है, टू बी एश्योर्ड एंड हैव एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए एक एग्जांपल से समझिए इसको। जैसे कि आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो दुकान पे, तो मतलब आपका इंटेंशन क्या था, आपका जो टूथ ब्रश है वो खराब हो चुका है, ठीक है, तो आपने न्यू परचेज करना है। तो आप न्यू परचेज करने जा रहे हो तो दुकानदार ने आप में कंडीशन क्या लगा दी, कंडीशन ये लगा दी कि आपको ब्रश तभी मिलेगा जब आप पेस्ट खरीदोगे, ठीक है। अब आप घर से क्या खरीदने निकले थे, आप ब्रश खरीदने निकलने गए थे, लेकिन वो क्या रहा है, कंडीशन क्या है कि ब्रश तभी देंगे जब आपको पेस्ट, आप दोनों खरीदोगे साथ में। तो यहाँ पे जो आपका जो राइट टू चॉइस जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जो कस्टमर्स को चाहिए, ठीक है, सिर्फ वो वही खरीदेंगे, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीसरा आपका राइट है। फोर्थ राइट क्या है, राइट टू बी हर्ड एंड अश्योर्ड दैट ए कंज्यूमर शैल हैव एक्सेस टू अप्रोप्रिएट फॉरम, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट फॉरम्स होने चाहिए, मतलब कि अगर मान लीजिए आपके साथ किसी तरीके से अगर फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आप कहाँ जाओगे, तो एक अप्रोप्रिएट फॉरम होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे जाके आप जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसको वहाँ पे कंप्लेंट कर सके, ठीक है। तो ये भी आपका राइट है और इस एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। इस हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास कंज्यूमर्स फॉरम्स हैं। देन उसके बाद टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये दोनों मतलब मिला जुला के अगर देखा जाए तो एक ही बात है, फॉरम होना चाहिए, बस फॉरम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको रिड्रेस किया जा रहा है, ठीक है, दोनों सेम पॉइंट ही है। टू बी अवेयर ऑफ लॉ एंड राइट्स दैट ए कंज्यूमर हैज़, ठीक है, तो आपका ये भी राइट है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए लॉ होना चाहिए और आपके क्या राइट्स है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी कंज्यूमर राइट्स के तहत इसको कवर किया गया, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोविजन था। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट लाइन आपने याद रखनी है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो इस एक्ट में लिखा गया है कि एडवर्टाइजमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो कन्वेंशनल एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, वो नहीं है जो न्यूज़पेपर में दे दिया, टेलीविजन पे दे दिया, ठीक है, सिर्फ वो नहीं है। मतलब कि जो ये सेलिब्रिटी जो एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, इन सभी को कवर किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट लायबिलिटी। देखिए प्रोडक्ट लायबिलिटी का क्या मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कोई आपको कोई डिफेक्ट प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा खराब प्रोडक्ट मिल गया जिससे कि आपकी हेल्थ जो है, ठीक है, वो इम्पैक्ट हो गई, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई केस आता है तो उस केस में जितना आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो वो कौन करेगा, वो कंपनी करेगी जिसने आपको वो सामान बेचा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोडक्ट लायबिलिटी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन कब लिया जा सकता है, कब लिया जा सकता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, कोई चीज़ आपने ऑर्डर किया था लेकिन वो डिफेक्टेड निकला, ठीक है, डिज़ाइन में डिफेक्ट था, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन से डिविएट हो रहा हो, मतलब कि जो बताया गया था कि इस प्रोसेस के थ्रू ये आइटम जो है बनाया गया है, लेकिन जब आपने इसको स्टडी किया तो आपको पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो जो स्पेसिफिकेशन बताई थी कि ये इसके फीचर है वैसा कुछ भी नहीं निकला, ठीक है। तो उस केस में क्या है, आप प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन जो है उनके अगेंस्ट ले सकते हो। नॉट कन्फर्मिंग टू एक्सप्रेस वारंटी, कोई वारंटी जो है वो देने से इनकार कर दिया, ठीक है, इस केस में भी प्रोडक्ट लायबिलिटी का केस जो है यहाँ पे अराइज हो सकता है। देन किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ करना है, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई है, ठीक है, तो इस केस में भी ये जो केस है अराइज हो सकता है, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर सर्विसेज की बात की जाए तो उस केस में भी यहाँ पे प्रोडक्ट लायबिलिटी का केस जो है वो बन सकता है, ठीक है जी। इससे पहले हमने गुड्स का देखा था, बाद में सर्विसेज को भी कवर किया गया। देन एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टर्म ऐड किया गया है जिसको कि कहते हैं अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, देखिए नाम से स्पष्ट है, अनफेयर, फेयर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है या फिर ट्रेडर है एक साइड, दूसरी तरफ कौन है, कंज्यूमर्स है। तो अगर किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा हुआ जिससे कि बैंड बजने वाली है कंज्यूमर की, तो उस केस में स्टेट या नेशनल लेवल की जो रिड्रेसल बॉडीज हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, मतलब कि नल एंड वॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको NULL कर लेना आप, नल एंड वॉइड किया जा सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, अभी हमने देखा था कि एक अप्रोप्रिएट फॉरम होना चाहिए, वो आपका राइट था। तो अब फॉरम्स की यहाँ से बात शुरू होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला फॉरम आपके पास क्या है, ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का सिंपल काम क्या है, इसका सिंपल काम है एडवाइस देना, ठीक है। आपके राइट्स क्या है, ठीक है, इसका अवेयरनेस जो है आपको करवाना, ठीक है। ये जस्ट इनका काम यही है कि ये प्रमोट करेंगे
कंज्यूमर राइट्स को, लोगों को बतलाएंगे कि आपके क्या क्या राइट्स है, बस इसका यही काम है, ठीक है, आपने याद रखना है। और इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू जिस लाइन से बन सकता है तो ये लास्ट वाली लाइन है। लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, देखिए ये तीनों लेवल पे होंगे, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जो सेंट्रल लेवल की जो काउंसिल है इसको कम से कम एक बार इसकी बैठक होनी चाहिए, ठीक है। और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो काउंसिल्स है कम से कम इनकी 2 मीटिंग होनी चाहिए साल में, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आपका आ सकता है, आपने याद रखना है। देन उसके बाद क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। पहले हमने काउंसिल देखा, अब क्या है, अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ठीक है, आपने याद रखना है। अब देखिए इसके जो कार्य क्षेत्र है ये बहुत वाइड है, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से तो ये रेगुलेट भी करेंगे और ये प्रमोट भी करेंगे और साथ में एडजुडिकेट भी करेंगे, मतलब कि इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वायलेशन जो हो रहा है राइट्स के कंज्यूमर्स के, ठीक है, उसको रेगुलेट करना है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये एडजुडिकेटिंग का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। एडजुडिकेटिंग का ये काम कैसे करेंगे, इनके पास एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी तरीके का अगर कोई केस आता है जहाँ पे ये बात की गई कि कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हो रहा है किसी तरीके से, कोई ऐसा केस होता है, तो इस केस में यहाँ पे इंक्वायरी जो है ये काउंसिल कर सकती है, ये अथॉरिटी जो है ये कर सकती है, ठीक है, आपने याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो कि ये वाली है, आपने याद रखना है, जो कि पिछले एक्ट से इसको डिफरेंट बनाती है, कि ये जो कंप्लेंट है जो कि आप इस अथॉरिटी के पास जाके कर सकते हो, ठीक है, ये ना सिर्फ आप लिख के कर सकते हो बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी कर सकते हो, जो ये प्रोविजन पिछले एक्ट में मिसिंग था, आपने याद रखना है, ठीक है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इस एक्ट में ही इसको इंट्रोड्यूस किया है, आपने याद रखना है। और फिर इसी तरीके से अगर किसी तरीके का कोई गलत एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है तो उसको खत्म किया जा सकता है, मतलब कि उसको पूरा बैन किया जा सकता है। अगर उसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है तो चेंजेस करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर पास किया जा सकता है, और पेनल्टी का प्रोविजन भी यहाँ पे किया गया है। ये भी जो पावर है किसको दिया गया है, प्रोटेक्शन अथॉरिटी को दिया गया, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, तो अगर मान लीजिए कोई मामला, ठीक है, कोई मामला इनके पास गया है, अगर तो इन्होंने मामला सेटल कर दिया तो ठीक है। इन केस इनका जो ऑर्डर है कंज्यूमर के फेवर में नहीं था, या फिर उसको लगता है कि इससे और अच्छा जो है जजमेंट आ सकता है, वो किसके पास जा सकते हैं, वो फाइनल अथॉरिटी जो है नेशनल डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के पास जा सकती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन क्या है। तो आप ये देख रहे हो ये अब ये तीसरी बॉडी है। तो देखिए ठीक जैसा कि हमने देखा था पहला जो काउंसिल था जो कि तीनों लेवल पे था, ठीक इसी तरीके से जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन है ये भी तीनों लेवल पे होगा, ठीक है। तो ये तीनों लेवल पे होगा, और तीनों लेवल पे किस किस तरीके के केसेस जो है इनके पास आएंगे। देखिए अगर कोई डिस्प्यूट, ठीक है, जिसका कि जो डिस्प्यूट था और डिस्प्यूट को अगर हम देखें तो उसकी कीमत जो है अगर तो 1 करोड़ है, ठीक है, कम से कम 1 करोड़। एक बार रीड इसको कर लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव द पावर टू एंटरटेन कंप्लेंट ऑफ कंज्यूमर वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पीड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। मतलब कि 1 करोड़ तक होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 करोड़ तक होता है तो ये मामला किसके पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। 1 करोड़ से लेके अगर 10 करोड़ के बीच में है तो वो स्टेट के पास जाएगा, और 10 करोड़ से अगर ऊपर है तो वो नेशनल कमीशन के पास जाएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये लिमिट जो है आपने याद रखना है, ये लिमिट क्या है। देन ये क्वेश्चन एक पेपर हुआ था हाल में ही, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये दोनों ही स्टेटमेंट थे, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट ये था कि अगर मान लीजिए कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के पास आप जाते हो, उसका जजमेंट आता है और आपके फेवर में नहीं है, तो कहाँ जाओगे, फाइनल अथॉरिटी है कि नहीं है। जी हाँ बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट है। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। उसके बाद है मीडिएशन। नाउ ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि मीडिएशन का कंसेप्ट लेके आया गया। देखिए आपके पास हमने देखा कि पीछे आपके पास कितनी बॉडीज थी, काउंसिल थी, ठीक है, एक कमीशन थी, एक अथॉरिटी थी, अपने पास 3 बॉडीज ऑलरेडी। फिर उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे मीडिएशन का भी कंसेप्ट है, मतलब कि आपको इन अथॉरिटीज के पास सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कोर्ट्स कचहरी से बाहर भी अपना मामला जो है उसको सुलझा सकते हो, और ऐसा यहाँ पे प्रयत्न किया गया इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो इस एक्ट में बात की गई है कि यहाँ पे एक मीडिएशन काउंसिल जो है इसको बनाया जाएगा, ठीक है। और मीडिएटर्स जो है वो फिर अपने तरीके से ये हायर करेंगे कि कौन कौन मीडिएटर होगा, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन जो है कोर्ट के बाहर भी जो फैसले है उसको सेटल किया जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर तो फैसला सेटल हो जाता है तो ठीक है,
और इन केस अगर नहीं होता है, ठीक है, अगर इन केस कोई सेटलमेंट नहीं होता है तो ये जो कमीशन थी उसके पास ही वापस से वो मामला चल जाएगा, उनको ही सुलझाना पड़ेगा। और एक बात आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज टाइप वाला यहाँ पे स्टेटमेंट है कि इन केस अगर मान के चलिए कि मीडिएशन का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, अब इससे पहले हमने देखा था कि नहीं आता है, और अगर इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, डिसीजन आ जाता है, तो इसके अगेंस्ट आप कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, प्रोविजन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन ई कॉमर्स। लास्ट जो प्रोविजन था ई कॉमर्स को कैसे रेगुलेट किया जाएगा उसकी यहाँ पे बात की गई, मतलब कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है ई कॉमर्स में, ठीक है, उसको टैकल करने की बात की गई थी इस एक्ट में। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बात बताता चलो, ये जो प्रोविजन लिखा हुआ ना जो लास्ट अभी देख रहे हो आप, प्रोविजन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने पढ़ना है कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन रूल्स, ठीक है, ई कॉमर्स के कंटेक्स्ट में। अब ये जब एक्ट बना था ना तो वहां पे लिखा हुआ था कि जल्द ही गवर्नमेंट जो है ये नोटिफाई करेगी एक ई कॉमर्स रूल, ठीक है। तो ई कॉमर्स रूल जो है वो आ चुका है, इसको अगर मैं कवर करता तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैंने कवर नहीं किया। तो कंज्यूमर ई प्रोटेक्शन लॉ जो है ना उसको आपने देखना है, लॉ नहीं है बेसिकली रूल्स जो है उसको यहाँ पे आप एडअप कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप जाके देखोगे कि कैसे बात की गई है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं कोई भी प्रोडक्ट जब बेचते हैं तो सब कुछ उनको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, रिफंड किस किस केस में किया जा सकता है, ठीक है, देन ये इसका ओरिजिन क्या है प्रोडक्ट जो है, ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है, गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सभी चीज़ उनको बतलाना पड़ेगा, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, मतलब कि प्राइस ये मैनिपुलेट ना कर सके, ठीक है, बार बार मतलब फ्लैश सेल लगा के मतलब मार्केट को ये ज़्यादा अफेक्ट ना कर सके, इस तरीके के सभी प्रोविजंस लिखे हुए हैं। जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट वहाँ पे आप देखोगे जाके कि मान लीजिए कोई अडल्टरेट आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे लाइसेंस रद्द करने की भी बात की गई है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपने अलग से इसको स्टडी करने हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस क्यों, एक तरीके से इसको गेम चेंजर देखा जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये सब जो आइटम्स थी ये पहले नहीं था, जैसे कि ई कॉमर्स पहले ऐड नहीं किया गया था जो आपका पिछला एक्ट था, ठीक है, देन ई फाइलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था, प्रोडक्ट लायबिलिटी का कोई बात नहीं किया गया था, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं इसकी कोई बात नहीं की गई थी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेसोल्यूशन क्या होता है इसकी बात नहीं की गई थी। तो ये बहुत अच्छे चेंजेस हैं, तो इसलिए आप कह सकते हो कि एक कहीं ना कहीं ये कि गेम चेंजर है अपने आप में। और उससे भी एक इम्पॉर्टेंट लास्ट लाइन जो है यहाँ पे देखते हैं और इसके साथ ही इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं कि एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे प्रोविज़न किया गया है वो क्या है, वो प्रोविज़न है कि मान लीजिए अगर आप कमीशन के पास जाके कंप्लेंट करते हो तो 21 दिन के भीतर भीतर इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 21 दिन के भीतर मान लीजिए इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो ठीक है, अगर रिजेक्ट नहीं किया तो इसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज जो है लेके आया गया है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक तो अपना हो रहा है खत्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।